मैं वापस बंगले की तरफ चल पड़ा। डायरी के आखिरी बचे पन्नों को पढ़ने के इरादे से, क्योंकि मुझे मालूम था अब जो कुछ भी लिखा था वहाँ वो सत्यजीत के आखिरी सबसे डरावने दिनों की कहानी थी। डायरी के अगले पन्नों में एक खालीपन था। कोई एंट्री नहीं, सिर्फ एक तारीख से दूसरी तारीख तक की छलांग। ये खालीपन अपने आप में एक क्लू था। मैंने पन्नों के किनारों को गौर से देखा। कोई पन्ना फटा नहीं था, कोई निशान नहीं था कि कुछ जानबूझकर मिटाया गया हो। ऐसा लगता था जैसे सत्यजीत उन दिनों कुछ लिखने की हालत में ही नहीं थे। महीने भर पहले इन्हीं हाथों ने खुशी से ये लिखा था, ये जगह वैसी ही है जैसी मैंने सपने में सोची थी। और अब जब लिखावट दोबारा शुरू हो रही थी तो ये पहचानना मुश्किल था कि ये उसी आदमी की लिखावट थी। सत्यजीत के अगले शब्द थे, सीने में अजीब भारीपन महसूस हो रहा है 2 दिन से। पहले सोचा थकान होगी, ठीक से खाया पिया नहीं इन दिनों, पर आज सुबह चक्कर आया, गिरते गिरते बचा। पेसमेकर की जो ऐप फ़ोन पर है वो हमेशा दिल की धड़कन की रीडिंग भेजता रहता है डॉक्टर के पास, पर यहाँ नेटवर्क ही नहीं है, तो पता नहीं कितने दिनों से डेटा नहीं गया होगा। डॉक्टर ने कहा था कभी भी असामान्य महसूस हो तो फौरन नज़दीकी अस्पताल जाना। यहाँ से नज़दीकी अस्पताल अल्मोड़ा में है, 4 घंटे का रास्ता, और रास्ते बंद हैं। मैंने डायरी के हाशिए की तरफ देखा। किसी ने, शायद खुद सत्यजीत ने, वहां एक अजीब सा चिन्ह बनाया था, जैसे कोई हार्ट रेट का ग्राफ बनाने की नाकाम कोशिश हो। ऊपर नीचे होती लकीरें ईसीजी जैसी, फिर एक जगह एकदम सीधी फ्लैट लाइन जैसी रेखा, और उसके आगे एक प्रश्न चिन्ह। अगली एंट्री में सत्यजीत ने लिखा था कि वो नीचे जाने की तैयारी कर रहे थे, पर फिर टाल दिया। तबीयत थोड़ी संभली है। सोचता हूँ शायद ऊंचाई का असर है या सिगरेट की वजह से। नीचे जाना टाल दिया है। यहाँ अभी बहुत काम बाकी है, और सच कहूँ तो अगर मैं अभी यहाँ से चला गया हार मानकर, तो पूरी जिंदगी यह सवाल सताएगा कि आखिर यहाँ क्या हो रहा था। मैं इतना करीब आ चुका हूँ किसी जवाब के। कल रात मुझे लगा जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा, साफ नहीं, दूर से, नीचे घाटी की तरफ से नहीं, बल्कि पहाड़ के भीतर से। अगर ये मुमकिन है तो। मैं जानता हूँ ये पागलपन जैसा लगता है लिखते हुए भी, पर मैं इतना समझ गया हूँ कि ये पहाड़ कुछ चाहता है। लेकिन क्या? कुछ बताना या कुछ छिपाना? क्या मैंने कुछ बिगाड़ दिया है? कोई बैलेंस खराब कर दिया है जिसे ठीक करना है? क्या समय रहते हो पाएगा ये? तभी मुझे तर्कराज की एक बात याद आई, जो उसने पत्थरों के पास हरेंद्र सिंह से मेरी मुलाकात के बाद मुझे कही थी, कि उसने सत्यजीत को रात में अकेले पत्थर उठाने की कोशिश करते देखा था, और यही बात मुझसे हरेंद्र ने भी बताई थी। और डायरी में अगली एंट्री में भी ठीक इसी घटना का ब्यौरा था। आज रात फैसला किया, पत्थर वापस रखूंगा। 5 पाषाण पंक्ति दोबारा पहले जैसी हो जाएगी। अकेले ही करूंगा, किसी की मदद के बिना, क्योंकि गांव से कोई मदद के लिए तैयार नहीं होगा अब। पहला पत्थर उठाने की कोशिश करा,
बहुत भारी। मैं बस हिला पाया। जैसे ही उसे हिलाने की कोशिश की, बाकी पंक्ति के साथ मिलाने की कोशिश की, जमीन के भीतर से एक एक कंपन महसूस हुआ, बहुत हल्का, जैसे कोई स्पीकर पे कोई रिदम बजी हो, या कोई भारी गाड़ी दूर से गुजरी हो। पर आसपास न तो कोई सड़क है, न गाड़ी, और स्पीकर जैसी कोई चीज तो यहां चल भी नहीं सकती। मैं रुक गया, सांस रोककर खड़ा रहा। अब वो कंपन बंद हो गया। मैंने पत्थर को टिका दिया, दूसरा पत्थर के लिए कोशिश की, लेकिन टॉर्च अचानक बंद हो गई, फिर ऑन हुई और ऑन ऑफ होते बुझ गई पूरी तरह, जैसे बैटरी ही निकाल दी गई हो। मैं अंधेरे में खड़ा रहा, चांदनी के सहारे। तभी मुझे लगा ऊंचा कोट के दूसरी तरफ से जंगल में कुछ हिला, बहुत बड़ा, बहुत भारी, जैसे कोई विशाल चीज धीरे धीरे करवट बदल रही हो। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कुछ देखा, सिर्फ ये कह सकता हूं कि जंगल जैसे हिला हो, जैसे पूरा पहाड़ हिला हो, और वो हिलना किसी हवा के कारण ना हो। मैं डर गया हूं, मैं मानता हूं। मैं दूसरा पत्थर छोड़कर भागा। 3, 4, 5 सारे पत्थर वैसे ही पड़े रह गए, भाषण पंक्ति टूटी ही रह गई। और जब तक मेरी सांस ठीक नहीं हुई, जब तक मैं बंगले के दरवाजे के भीतर नहीं पहुंच गया, तब तक मेरे सांस में सांस नहीं आई। पहली बार अपने 30 साल के करियर में मुझे यह एहसास हुआ कि शायद कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं हैं जिनका सामना मैं नहीं कर सकता, चाहे मेरे पास कितने भी कैमरे हों, कितनी भी हिम्मत हो। डायरी की अगली और आखिरी बड़ी एंट्री तारीख के हिसाब से उनकी मौत से सिर्फ 1 दिन पहले की थी, और यहां लिखावट इतनी बिखरी हुई थी कि कुछ शब्द पढ़ना मुश्किल था। तबीयत बहुत खराब है, सांस लेने में तकलीफ, सीना जकड़ा हुआ, नीचे जाने की सोच रहा हूं, कल सुबह पक्का। पर आज रात एक आखिरी कोशिश करूंगा। फिल्म कैमरे से ऊंचा कोट की भाषण पंक्ति की अगर हिम्मत जुटा पाया तो जंगल की भी कुछ तस्वीरें लूंगा। अगर डिजिटल कुछ छुपा रहा है तो शायद फिल्म और केमिकल वो दिखा दें जो मेरी आंखें नहीं देख पाती। रोल खत्म होने पर हल्द्वानी भेजना होगा। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो कम से कम कोई और वो देख सके जो मैं नहीं देख पाया, जो मेरे डिजिटल कैमरे नहीं देख पाए। नीचे पन्ने के बिल्कुल आखिर में सिर्फ 4 शब्द लिखे थे, स्याही इतनी हल्की कि लगभग गायब, मानो कलम में स्याही ही खत्म हो रही हो। पहाड़ जाग रहा है। इसके बाद डायरी में कुछ नहीं था, बाकी पन्ने कोरे। मैंने डायरी बंद की और लंबी देर तक बरामदे में बैठा रहा, अंधेरा होते हुए देखता रहा। सत्यजीत की मौत की आखिरी रातों का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं था, न डायरी में, न कैमरों में, न किसी और के पास। सिर्फ ये अनुमान कि उन्होंने आखिरी बार फिल्म कैमरे से कुछ तस्वीरें ली और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने नहीं देखा, किसी ने रिकॉर्ड नहीं किया, और जो शायद अब कभी पूरी तरह से जाना भी नहीं जा सकेगा। अगली सुबह मुझे 2 चीज़ों का इंतज़ार था, हल्द्वानी से फिल्म रोल का और अल्मोड़ा के अस्पताल से
सत्यजीत की मेडिकल रिपोर्ट का, जो इंस्पेक्टर ने मुझे भेजने की बात कही थी। तर्कराज खुद हल्द्वानी जाने को तैयार हुआ, यह पता करने के लिए कि फिल्म डेवलप हुई या नहीं। 2 दिन लगेंगे साहब, आना जाना मिलाकर। उसे पैसे देकर उसे विदा करने के बाद मैं अकेला रह गया उस बंगले में। मचान द हिल टॉप, ऊंचा कोट के सामने, ऊंचा कोट के नीचे बसा वो विक्टोरियन बंगला, और मैं उसमें पूरी तरह अकेला। मैंने खुद से वादा किया कि जितना जल्दी हो सके मैं नीचे रेस्ट हाउस चला जाऊंगा, जैसा तर्कराज किया करता था। पर दोपहर को मेडिकल रिपोर्ट पहुंची इंस्पेक्टर के एक सिपाही के हाथों, और उसे पढ़ते पढ़ते मैं समय का हिसाब भूल गया। रिपोर्ट तकनीकी भाषा में लिखी थी, पर उसका सार साफ था। सत्यजीत के पेसमेकर के डेटा लॉग में मौत से लगभग 72 घंटे पहले से इर्रेगुलर और इनएक्सप्लिकेबल एंट्रीज दर्ज थी। डिवाइस ने कई बार गलत सिग्नल भेजे थे, कभी दिल की धड़कन को असामान्य रूप से तेज किया, कभी उसे लगभग रोक दिया, जैसे कोई बाहरी चीज उसके इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में दखल दे रही हो। कार्डियोलॉजिस्ट ने अपनी टिप्पणी में लिखा था, डिवाइस मालफंक्शन का कारण स्पष्ट नहीं, पॉसिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एक्सटर्नल, कॉज ऑफ डेथ कार्डियक अरेस्ट। प्रतीत तो यही होता है, जो डिवाइस फेलियर से मैच करता है, लेकिन कहना मुश्किल है कि कार्डियक अरेस्ट के बाद डिवाइस फेल हुआ या फिर डिवाइस फेल होने के कारण कार्डियक अरेस्ट हुआ। यह साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था, साफ, तार्किक, लॉजिकल, हर हॉस्पिटल के दस्तावेज में लिखने लायक। पेसमेकर खराब हुआ, दिल रुक गया, और इंस्पेक्टर के लिए यही काफी होगा केस बंद करने को। पर पॉसिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस एक्सटर्नल, इन शब्दों ने मुझे चैन नहीं लेने दिया। किस चीज ने उस डिवाइस को प्रभावित किया? ठीक उसी तरह जैसे उसने कैमरों, ड्रोन, जीपीएस और सिक्योरिटी सिस्टम को प्रभावित किया। क्या यह सच में कोई प्राकृतिक मैग्नेटिक एनोमली थी, जैसा डॉक्टर तिवारी ने बरसों पहले शक जताया था, या यह कुछ और था, कुछ जिसे विज्ञान की भाषा में बयान करने की कोशिश बस एक असफल कोशिश होनी थी। मैं रिपोर्ट लिए बैठा ही था कि खिड़की के पास बाहर रोशनी अचानक बदलने लगी। दिन ढलने लगा था, तेजी से, जैसा पहाड़ों में अक्सर होता है। मैंने घड़ी देखी, शाम के 6:30 बज चुके थे। मैं रात के लिए नीचे तर्कराज के फॉरेस्ट रेस्ट हाउस में जाना चाहता था, पर ठीक उसी वक्त बंगले के बाहर मुझे लगा कुछ हिला। मैं उठ खड़ा हुआ, रिपोर्ट के कागज मेज पर छोड़कर और खिड़की के पास गया। बाहर आंगन के किनारे झाड़ियां हिल रही थी, पर हवा बिल्कुल नहीं थी। पेड़ों की पत्तियां स्थिर थी, फिर भी वो एक झाड़ी लगातार कांप रही थी, जैसे कोई उसके भीतर से जैसे धक्का दे रहा हो। मैंने अपना फोन उठाया फ्लैशलाइट ऑन करने के लिए। फ्लैशलाइट ऑन भी हुई, लेकिन कुछ ही पलों में स्क्रीन झिलमिलाई और बुझ गई। मैंने दोबारा कोशिश की, कुछ नहीं। बैटरी इंडिकेटर कुछ घंटे पहले तक 70% दिखा रहा था, और अब स्क्रीन पूरी तरह काली पड़ चुकी थी। मेरे भीतर वो सारी बातें जो मैंने अब तक
पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मानकर पढ़ी थी, अचानक बहुत असली लगने लगी। मैंने दरवाज़ा बंद किया, कुंडी लगाई और स्टडी में रखे पुराने भारी टेबल लैंप को टटोल कर ढूंढा। वो टेबल लैंप जो किसी भी तरह के बिजली इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई से दूर था, वो टेबल लैंप जो अभी भी ईंधन से चलता था। मैंने उसे जलाया। बाहर झाड़ी हिलनी बंद हो चुकी थी। मैंने खुद को समझाया, शायद कोई जंगली सुअर रहा हो या कोई पक्षी घोंसले में हलचल कर रहा हो या कोई फेजेंट हो। पर मेरा अंतर्मन जानता था कि अपने छोटे से स्टे में ही सही मैंने यहाँ पर जानवर, चिड़िया, बंदर, लंगूर कुछ भी नहीं देखा था। और मेरे अंदर का रिपोर्टर जो हमेशा सबूत मांगता था, वो खामोश था, क्योंकि आज रात मैं सिर्फ एक ह्यूमन था, एक आदमी, अकेला, एक पहाड़ की चोटी पर बने घर में, जहां से भागने का एकमात्र रास्ता अंधेरे जंगल से होकर गुजरता था। मैंने तय किया कि रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। सुबह उतरना ज़्यादा आसान और ज़्यादा सुरक्षित होगा। मैं वापस बरामदे वाले कमरे में गया। दरवाज़ा, खिड़कियां सब बंद थी और सत्यजीत के बिस्तर से दूर स्टडी के सोफे पर बैठ गया, लैंप की रोशनी के घेरे में। मेरे पास अभी भी वॉइस रिकॉर्डर था, बैटरी अभी बदली हुई। एक अजीब सा जिद्दी विचार मेरे मन में आया। अगर सत्यजीत ने रिकॉर्ड किया था तो क्या मुझे भी ये ट्राई करना चाहिए? शायद यही सबसे सीधा रास्ता था। आखिर रात को क्या हो रहा है इसे रिकॉर्ड करने का। मैंने रिकॉर्डर ऑन किया, मेज पर रखा और इंतजार करने लगा। रात के करीब 11 बजे तक कुछ नहीं हुआ। मैं झपकी लेने वाला ही था कि अचानक हवा में एक बदलाव महसूस हुआ। कमरे का तापमान जैसे कुछ डिग्री गिर गया, अचानक, बिना वजह के। लैंप की रोशनी हल्की सी कांपी, जैसे किसी हवा ने उसे छू लिया हो। और फिर वो आवाज आई, वैसी ही जैसी मैंने सत्यजीत की रिकॉर्डिंग में सुनी थी। नीची, गहरी, पहाड़ के भीतर से उठती हुई। पर इस बार मैं ये आवाजें किसी रिकॉर्डिंग में नहीं सुन रहा था। इस बार ये असली थी, मेरे सामने थी और मुझे अपने सीने में महसूस हो रही थी। मानो किसी तरह की वो रिदम इस पहाड़ की जमीन से निकलकर घर से मेरे पैरों तक होते हुए मेरे शरीर में, मेरे सीने में जा रही हो। वो आवाजें कुछ सेकंड चली, फिर धीरे धीरे शांत हो गई, जैसे किसी विशाल चीज ने सांस छोड़ी हो और धीरे धीरे रुक गई हो। इस बार मैंने नोट करने की कोशिश की, पेन एंड पेपर मोड में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेरेंस होने का कोई खतरा नहीं था। लंबी आवाज एक तिरछी लाइन से, उसकी ड्यूरेशन के अनुसार लंबी, खाली जगह से टाइम गैप और छोटी बीट्स एक डॉट से। अपना वह प्रयास कर लेने के बाद मैं वहीं बैठा रहा। हिलने की हिम्मत मुझ में नहीं हुई। मेरा दिल तेज धड़क रहा था, इतनी तेज कि मुझे अपनी नब्ज अपने कानों में सुनाई दे रही थी। मैंने खुद से कहा, कहीं भूकंप का झटका तो नहीं था? टेक्टोनिक हलचल? हिमालय की पर्वत श्रृंखला में यह होता है और ये एक रैशनल एक्सप्लेनेशन है, और मुझे, मेरे रैशनल माइंड को इसी का सहारा है। अगर यह भूकंप था तो इसमें आवाज कैसे थी?
रिदम थी, पर साउंड कैसे थी? और लैंप की रोशनी क्यों कापी? और तापमान में वो अचानक गिरावट, वो भूकंप से कैसे आ सकती है? मैं रात भर जागता रहा, लैंप की रोशनी में रिकॉर्डर चालू रखते हुए। दोबारा वो आवाज नहीं आई। पर सुबह जब मैंने रिकॉर्डिंग सुनी, तो रात के ठीक उसी पल पर जब मैंने वो आवाज अपने कानों से सुनी थी, रिकॉर्डिंग में कुछ नहीं था, सिर्फ खामोशी। जैसे रिकॉर्डर ने कुछ सुना ही नहीं, या जैसे वो आवाज सिर्फ मेरे लिए रही हो, किसी मशीन के लिए नहीं। या फिर एक और सेल, एक और बैटरी अचानक खत्म हो गई हो। और या कहीं ये सब मेरे दिमाग का खेल तो नहीं था, मेरा वहम तो नहीं। आखिर एक बड़े केस से हटाए जाने के बाद मैं मेंटली वैसे ही डिस्टर्ब था, कई रातों से सोया नहीं था। कहीं ये सब वास्तव में किसी तरह का कोई माइंड ट्रिक तो नहीं थी? पर मेरे सामने पड़े कागज पर जो मैंने अपनी पेन से उकेरा था, आवाज के वो पैटर्न जो मैंने अपने कानों से सुने थे, किसी रिकॉर्डर से नहीं, डॉट और तिरछी लाइनों से बने हुए वो आवाज के पैटर्न, क्या वो भी मेरे वहम का हिस्सा थे? सुबह की रोशनी में थकान और डर के बावजूद मैंने एक और काम करने का फैसला किया, जिसे शायद समझदारी तो नहीं कहा जाएगा, पर मुझे लगा कि यह जरूरी था। मैं दोबारा ऊंचा कोट गया, अकेले, दिन की रोशनी में, ये देखने के लिए कि रात की उस हलचल ने कुछ बदला था या नहीं। पत्थरों की पंक्ति, वो पाषाण पंक्ति वैसी ही थी जैसी मैंने पहले उसे देखी थी। 5 पत्थर अभी भी ढेर में अलग पड़े और पाषाण पंक्ति अधूरी। पर मिट्टी पर ठीक उसी जगह जहां सत्यजीत ने डायरी में पहला पत्थर वापस टिकाने की कोशिश की बात कही थी, कुछ नया था। ताजे गहरे निशान, जैसे कोई भारी चीज खींचकर कुछ इंच खिसकाई गई हो। मैंने उन्हें गौर से देखा। ये हवा या पानी से नहीं बन सकते थे। कुछ या किसी ने रात में इन पत्थरों को छुआ था। क्या वो रिदमिक वेव्स जो मैंने महसूस की थी और जो मैंने सुनी थी, उनके कारण पाषाण पंक्ति डिस्टर्ब हुई थी? या इसका बिल्कुल उल्टा हुआ था, पाषाण पंक्ति को डिस्टर्ब करने के कारण वो रिदमिक वेव्स बनी थी? यहीं खड़े होकर उस अधूरी पंक्ति को देखते हुए मेरे मन में सत्यजीत की आखिरी रात की एक तस्वीर बनने लगी। न सबूतों से पूरी तरह साबित, न मेरी कल्पना से पूरी तरह अलग, बल्कि दोनों के बीच का कोई धुंधला हिस्सा जो शायद सच के कुछ करीब रहा हो। मैं सोचता हूं शायद उस आखिरी रात सत्यजीत ने भी यही फैसला किया होगा जो मैंने अभी किया, कि अब पीछे हटने का कोई मतलब नहीं। सांस लेने में तकलीफ के बावजूद, सीने की जगड़न के बावजूद, वो शायद फिर एक बार ऊंचा कोट चढ़े होंगे, फिल्म कैमरा गले में लटकाए, पत्थरों को वापस रखने की आखिरी कोशिश करने या उन्हें रिकॉर्ड करने। उनके घर में मिली अव्यवस्था, डिस्टर्बेंस, बिखरे कैमरे, दीवार पर खरोंचें, उलझी हुई चादर शायद बताती है कि वो किसी हड़बड़ी में, शायद डर में, वापस बंगले में भागे होंगे। पर क्यों? क्या उन्होंने कुछ ऐसा देखा ऊंचा कोट पर? क्या पेसमेकर उसी पल गड़बड़ाना शुरू हुआ जब वो कुछ देख रहे थे या सुन रहे थे? या फिर
एक 60 साल के हैवी स्मोकर के अचानक रात को किए गए इस एग्जर्शन से पेसमेकर पर इतना दबाव पड़ा कि उसने बिना किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस के माल फंक्शन करना शुरू कर दिया। इसका कोई पक्का जवाब मेरे पास नहीं है, आज तक नहीं। जो हुआ वो हमेशा के लिए सत्यजीत के साथ ही चला गया, या शायद ऊंचा कोट के उस पहाड़ के भीतर कहीं दब कर रह गया, जहां कोई डायरी, कोई रिकॉर्डर, कोई गवाह नहीं जा सकता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब आखिरी सुबह आई, सत्यजीत अपने बिस्तर पर मिले, दरवाज़ा भीतर से बंद, कैमरा उनके हाथ के पास फर्श पर गिरा हुआ टेबल के नीचे, और फिल्म रोल भेजने के लिए रेडी बाहर रखा हुआ। मैं ऊंचा कोट से नीचे उतरा, ये जानते हुए कि अब बस एक ही रास्ता बचा था सच के करीब पहुंचने का। वो रोल जो अब हल्द्वानी के किसी अंधेरे डार्क रूप में डेवलप हो रहा था। तर्कराज दूसरे दिन शाम को लौटा, थका हुआ, पर उसके चेहरे पर कुछ था जो मुझे तुरंत बेचैन कर गया। साहब, उसने कहा अपने झोले से एक लिफाफा निकालते हुए। शर्मा जी लैब वाले बहुत परेशान थे रोल डेवलप करके। बोले ऐसा रोल पहले कभी नहीं देखा, किसी पेशेवर फोटोग्राफर के कैमरे से तो नहीं। मैंने लिफाफा उसके हाथ से ले लिया और पूछा, क्या मतलब ऐसा रोल? तर्कराज ने सिर हिलाया, जैसे वो खुद ठीक से समझ नहीं पाया हो जो उसे बताया गया था। वो बोला, लैब में उन्होंने बताया कि कुछ तस्वीरों में रोशनी है, कुछ बिल्कुल काली, पर पैटर्न में ऐसा लग रहा था जैसे कैमरे ने खुद तय किया हो कि कौन से फ्रेम में रोशनी देनी है और कौन से में नहीं। शर्मा जी ने कहा कि 40 साल से ये काम कर रहे हैं, ऐसा रोल कभी नहीं देखा। आप खुद ही देख लीजिए साहब, मैं अब चलूंगा। अरे पर इतने थके हुए हो तर्कराज, आज यही रुक जाओ, खाने पीने का सब सामान मौजूद है यहाँ। रात को रुक जाओ, सुबह चले जाना। मेरा यह सुझाव सुनकर तर्कराज ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने उसे ऊंचा कोट की पहाड़ी से छलांग लगाने के लिए कहा हो। नहीं नहीं साहब, अब मैं चलूंगा। इतना कहकर वो मेरे जवाब का इंतजार किए बिना वहां से निकल गया। बाहर पहुंचकर उसने अपना लाइटर जलाया और उसकी हल्की रोशनी में वो बिना पीछे मुड़े जंगल के रास्ते पर उतर गया। मैं उसे पीछे से तब तक देखता रहा जब तक उसके लाइटर की मध्यम रोशनी शाम के अंधेरे में गायब नहीं हो गई। उसके जाने के बाद मैंने लिफाफा खोला। भीतर 36 तस्वीरें थी, ग्लॉसी कागज पर छपी, अभी भी हल्की सी केमिकल गंध लिए हुए। मैंने पहली तस्वीर बाहर निकाली और उसे कांपते हाथों से सीधा करते हुए लैंप की रोशनी में देखा। पहली तस्वीर में ऊंचा कोट का वही नजारा था जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था। पाषाण पंक्ति, पत्थरों की वह लाइन, मचान, दूर तक फैली घाटी और सामने हिमालय। सब सामान्य, साफ, किसी भी पेशेवर फोटोग्राफर की तस्वीर जैसी। मैंने राहत की एक हल्की सांस ली और अगली तस्वीर देखी। दूसरी भी नॉर्मल थी, तीसरी भी। चौथी में सत्यजीत ने पत्थरों को करीब से खींचा था, उन पर बनी उस घिसी हुई नक्काशी जैसे डिजाइन को फोकस करते हुए। यहां फिल्म की क्वालिटी में नक्काशी कहीं ज्यादा साफ थी। छोटी छोटी रेखाएं समूहों में, कुछ छोटी कुछ लंबी। मैंने उस वक्त उसे कोई प्राचीन सजावटी पैटर्न समझा और आगे बढ़ गया।
पांचवी तस्वीर से चीजें बदलने लगी। पांचवी तस्वीर पूरी तरह काली थी, छठी सामान्य, सातवीं फिर काली। आठवीं नवीं दोनों सामान्य, पर 10वीं में कुछ अजीब था। फ्रेम के एक कोने में जंगल के अधेरे हिस्से में एक धुंधला सा आकार, इतना अस्पष्ट कि वो सिर्फ पेड़ों के साए में उलझा हुआ लग सकता था, या शायद कुछ और। मैं इसे ठीक से डिस्क्राइब नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तय नहीं कर पाया कि मैंने उस तस्वीर में क्या देखा। कोई आकृति थी, कोई विशाल जीव, या मेरा दिमाग उस साए में कुछ ढूंढ रहा था जो वहां था ही नहीं। मैंने वो तस्वीर एक तरफ रखी और आगे बढ़ा। तस्वीरों का पूरा काला और सामान्य होना फिर जारी रहा। काली, सामान्य, काली, काली, सामान्य। मैं तस्वीरों को गिनता गया, हर एक को मेज पर एक कतार में लगाता गया, यह उम्मीद करते हुए कि शायद कहीं आगे कोई साफ जवाब मिलेगा। सत्यजीत की आखिरी रात की कोई साफ झलक, जो चीज जिसने उन्हें डराया हो। पर वैसी एक तस्वीर में सब कुछ साफ कर देने वाली कोई तस्वीर नहीं थी। 36 तस्वीरों में न कोई चेहरा था, न कोई प्राणी, न कोई ऐसा दृश्य जो सीधे सीधे कुछ साबित कर सके। बस वो एक धुंधली आकृति 10वीं तस्वीर में, और बाकी रोशनी और अंधेरे का एक अजीब बेतरतीब मिक्सचर। मैं थक चुका था, निराश भी। शायद ये रोल भी वैसे ही अधूरा जवाब देने वाला था जैसे बाकी हर सबूत ने दिया था। कुछ क्लूज, कोई कंक्लूजन नहीं। तभी तस्वीरों को समेटते हुए मेरी नजर उस कतार पर पड़ी जो मैंने मेज पर बना दी थी, और कुछ मेरे दिमाग में खोदा। काली तस्वीरें छोटी थी। नहीं, तस्वीरें तो सब एक ही आकार की थी, पर मेरा मतलब कुछ और था। मैंने गौर से देखा, कुछ काली तस्वीरें पूरी तरह काली थी, पर कुछ में बहुत बारीकी से देखने पर फ्रेम के किनारे पर एक पतली हल्की सफेद रेखा थी, जैसे शटर पूरी तरह बंद नहीं हुआ हो, बस सेकंड के एक अंश के लिए खुला हो, फिर बंद। मेरे दिमाग में पिछले कुछ दिनों से दिखाई दे रहे आवाज के उन पैटर्न्स, पाषाण पंक्ति पर बने पत्थरों के उन पैटर्न्स, उन सबको सोचकर एक विचार कौंधा। मैंने सारी 36 तस्वीरें फिर से मेज पर फैला दी, इस बार ऑर्डर में, तारीख और नंबर के हिसाब से जो नेगेटिव्स पर छपे थे। और फिर मैंने हर एक को ध्यान से देखकर वर्गों में बांटा। वो जिनमें पूरी रोशनी थी, वो जो पूरी तरह काली थी, और वो जिनमें सिर्फ वो पतली एक सफेद रेखा थी। लंबी रोशनी, छोटी झलक, पूरा अंधेरा। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। यह किसी बेतरतीब गड़बड़ी का पैटर्न नहीं था। क्या यह कोई वार्निंग थी, कोई कोड था? आखिर रिकॉर्डिंग नोट करने के बाद भी तो मुझे ऐसा ही कुछ मिला था। जर्नलिज्म के शुरुआती दिनों में, जब शॉर्ट हैंड और टाइपराइटर्स अभी भी लुप्त नहीं हुए थे, मैंने ऐसे कोड स्टडी किए थे एज ए पर्सनल हॉबी। और ये एक बार मेरे काम भी आया था, जब मैंने बतौर पत्रकार समुद्री दुर्घटनाओं पर एक स्टोरी की थी। मॉर्स कोड जैसे कोड मुसीबत में चेतावनी देने के लिए 1 सदी से ज्यादा समय से प्रयोग में थे। क्या वही था ये? अगर था तो इसे डिकोड करना ही अब आखिरी उम्मीद थी। मैंने पेन एंड पेपर उठाया और हर तस्वीर के लिए एक निशान बनाना शुरू किया। पूरी रोशनी वाली तस्वीर के लिए एक डैश, किनारे की पतली रेखा वाली तस्वीर के लिए एक डॉट, और पूरी तरह काली तस्वीर के लिए एक स्पेस, अक्षरों के बीच का गैप।
धीरे धीरे एक एक तस्वीर, एक एक निशान। मैं आधी रात तक उस मेज पर बैठा रहा। पहला अक्षर बना टी, फिर एच, फिर ई। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने आगे बढ़ना जारी रखा, हर तस्वीर को ध्यान से जांचते हुए कहीं कोई गलती ना हो, इसका ख्याल रखते हुए, क्योंकि मुझे मालूम था कि यह कोई मामूली कोड नहीं था, कोई मामूली पैटर्न नहीं था। यह सत्यजीत की आखिरी आवाज थी। उनके शरीर की तरह ही उनके कैमरे में कैद, और किसी और तरीके से बोलने की कोशिश करती उनकी आखिरी आवाज। अक्षर बनते गए, शब्द बनते गए, और जैसे जैसे संदेश खुलता गया, मेरे कमरे का या शायद मेरे शरीर का तापमान धीरे धीरे गिरता गया। पैटर्न पूरा होते ही मैंने उसे रिकॉर्डिंग से बने पैटर्न से मिलाया। हर ब्लैंक स्पेस, हर तिरछी लाइन, हर डॉट हूबहू एक ही जगह पर थे, हूबहू एक जैसे थे। रात की उन अजीब आवाजों और फिल्म कैमरा की उन अधूरी तस्वीरों में एक ही मैसेज था, एक ही वार्निंग। THE स्पेस HILL स्पेस IS स्पेस AWAKE स्पेस स्पेस RUN। मैं दोनों कागजों को देखता रहा, यह उम्मीद करते हुए कि शायद मैंने कहीं गलती की हो, कोई अक्षर गलत पड़ा हो। मैंने पूरे पैटर्न को दोबारा जांचा, शुरू से आखिर तक। हर तस्वीर को फिर से देखा। संदेश वही रहा, द हिल इज अवेक, रन। मैंने मेज पर फैली तस्वीरों को देखा, फिर रिकॉर्डिंग से नोट किए गए उस पैटर्न को, और फिर सत्यजीत की डायरी के उस आखिरी पन्ने को जिस पर वही 4 शब्द हिंदी में लिखे थे, पहाड़ जाग रहा है। शायद सत्यजीत भी उसी नतीजे पर पहुंचे थे, लेकिन इससे पहले कि वो ऊंचा कोट के उस पहाड़ से दूर जा पाते, वो पहाड़ उन्हें दुनिया से दूर कर चुका था। एक ही चेतावनी अलग अलग रास्तों से, अलग अलग माध्यमों से, एक स्याही से कागज पर, दूसरी आवाज से कानों पर, और तीसरी रोशनी से फिल्म पर, सब एक ही सच की तरफ इशारा करते हुए। पर रन यानी कि भागो, किससे? संदेश का यह हिस्सा किसके लिए लिखा गया था? क्या सत्यजीत को उम्मीद थी कि कोई और उनके बाद यहां आएगा, इन तस्वीरों को देखकर इस कोड को समझेगा? या यह चेतावनी किसी ऐसी शक्ति ने उन्हें दी थी, किसी ऐसी शक्ति ने मुझे दी थी, जो शायद तब तक जब तक पाषाण पंक्ति को छेड़ा नहीं गया था, ऊंचा कोट के उस रहस्य को दबाए हुए थी? क्या ऊंचा कोट के उस पहाड़ में कोई ऐसी शक्ति कैद थी जो उस जंगल और उसके बाशिंदों के लिए खतरा थी, जान का खतरा? या कोई ऐसा जियोलॉजिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जो अपने संपर्क में आने वाली हर मशीन को मौत दे सकता था? दुनिया की सबसे कॉम्प्लिकेटेड मशीन, ह्यूमन बॉडी को भी। इस सवाल का जवाब मेरे पास शायद नहीं है, लेकिन मैं एक बात जरूर दावे के साथ कह सकता हूं, एक बात जो तय थी। जो कुछ भी ऊंचा कोट के पहाड़ ने अपने अंदर कैद कर रखा था, उस कैद की चाबी थी ऊंचा कोट के ठीक ऊपर बनी वो पाषाण पंक्ति, भारी पत्थरों का वो स्पेसिफिक डिजाइन, जिसे जाने अनजाने सदियों पहले के उस ब्रिटिश इंजीनियर ने और इस बार सत्यजीत ने
डिस्टर्ब कर दिया था। शायद इसीलिए जियोलॉजिस्ट डॉक्टर शशि प्रकाश तिवारी ने यहाँ न आने का फैसला किया था। तब तक नहीं, जब तक साइंस इतनी एडवांस न हो जाए कि सुपरनेचुरल पर भारी पड़ने लगे। मैं अगली सुबह उठा, तस्वीरें और डायरी अपने बैग में सुरक्षित रखे हुए बंगले को बंद किया और तय किया कि अल्मोड़ा की तरफ उतरने से पहले एक बार उस जगह को फिर से देख लूं जहां से यह सब शुरू हुआ था। सुबह की धूप में पत्थरों की अधूरी पंक्ति बिल्कुल शांत लग रही थी। बस एक पुराना टूटा हुआ ढांचा जिसे कोई भी जियोलॉजिस्ट, कोई भी ऑब्जर्वर बड़े आराम से प्राकृतिक चट्टानी संरचना, नेचुरल रॉक फॉर्मेशन कह सकता था, और कोई भी लोक संस्कृति का जानकार जिसे प्राचीन पूजा स्थल कह सकता था। दोनों व्याख्याएं यहां खड़े होकर उतनी ही सच लगती थी जितनी झूठ। मैंने वो 5 बिखरे पत्थर देखे और एक पल के लिए सोचा, क्या मुझे उन्हें वापस रखने की कोशिश करनी चाहिए? क्या यह पंक्ति पूरी करना जो सत्यजीत खुद पूरा नहीं कर पाए, किसी तरह इस घटनाक्रम को एक क्लोजर दे सकता है? पर तभी मुझे हरेंद्र सिंह की चेतावनी याद आई। उफनती नदी में बांध बनाने से बाढ़ नहीं रुकती। और शायद यही इस सब का सबसे कम अनसेटलिंग और सबसे ज्यादा ऑनेस्ट जवाब था जो इस पूरी कहानी में किसी के पास था। मुझे नहीं पता था कि उन पत्थरों को वापस रखने से क्या होगा। मुझे यकीन से नहीं पता था कि उन पत्थरों को छूना सुरक्षित भी होगा या नहीं। और देखा जाए तो यही असली सबक था इस पूरे अजीब वाक़ये का। कभी कभी सबसे सही रास्ता ये होता है कि जो चीज़ें हम पूरी तरह नहीं समझते उन्हें वैसे ही छोड़ दें जैसी वो हैं। मैंने पत्थरों को छुआ नहीं, मैं बस वहाँ खड़ा रहा। कुछ मिनट सामने हिमालय और नीचे घाटी को देखता हुआ, वही नज़ारा जिसके लिए सत्यजीत ने अपनी जान गंवाई, या जिस नज़ारे को देखते हुए उनका दिल किसी अनजान वजह से धड़कना भूल गया था।